राजस्थान, जैसे पहले राजपूताना कहा जाता था, हालांकि अब भी पहचान राजपूताना ही है। राजस्थान की दिक्कत ये है कि राजपूताना में जो वोटर का जो वर्चस्व होता है वो जाटों का है, और इस स्थिति में राजस्थान एक अस्थिर वोटिंग वाला राज्य है। मेरा नाम अजय सिंह और स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पे। राजस्थान अस्थिर राज्य इसलिए माना जाता है कि यहाँ पर वोटर अक्सर चुनाव में हर 5 साल बाद अपना रुख बदलता रहता है, और इस बदलते रुख के चलते सत्ता परिवर्तन राजस्थान में लगभग तय होता है हर चुनाव। लेकिन जहाँ तक लोकसभा की बात है, विधानसभा में ये पैटर्न जारी है, लेकिन लोकसभा की जहाँ तक बात है तो लोकसभा में स्थिरता आई, और ये स्थिरता आपको पिछले 4 से 5 चुनाव में लगातार दिखाई देगी। एक फिक्स वोट है दोनों पक्षों के पास जो अपनी अपनी पार्टी को मिलता है। उसके बाद थोड़ा सा अस्थिर वोट है जो इधर से उधर होता है और जो परिणाम तय करता है। राजस्थान में कांग्रेस और भाजपा दोनों के पास अपना अपना मजबूत वोट है, 34 से 35% के करीब है, वो अपनी पार्टी के साथ रहता है। और इसमें जो 5 से 6% का अस्थिर वोट है जो कभी इस पार कभी उस पार रहता है, वो परिणाम बदल वो सीटें तय करता है। राजस्थान की राजनीति में जो परिवर्तन आया है उसमें 2 दिक्कतें हैं। पहली दिक्कत ये है कि जो दलित वोट है, दलित वोट राजनीतिक तौर पर राजस्थान में बड़ा जागरूक के साथ साथ शिक्षित हुआ है, और शिक्षित के साथ साथ उन्होंने अपने वोट की ताकत को पहचानना सीखा, और उस ताकत के बलबूते पे राजस्थान की कई सीटों में परिणाम बदलते हैं। दूसरा जो राजस्थान का राजपूत समाज, तो राजपूत समाज अरिस्टोक्रेसी से डेमोक्रेसी का सफर अब तक तय कर नहीं पाए। उनकी दिक्कत ये है कि पूर्णतः अभी भी डेमोक्रेसी में प्रवेश कर नहीं पाए हैं और बीच में कहीं अटके हुए हैं वोटर के तौर पर। मरुभूमि में अभी भी इन्हें ये लगता है कि उनका राज उनका अधिकार है, लेकिन लोकतंत्र में चीजें वोट तय करता है। राजस्थान में 14% के करीब जाट वोटर है, 8% ब्राह्मण वोट है, ब्राह्मण वोट से थोड़ा सा ज्यादा राजपूत वोट है, और राजपूत वोट से थोड़ा सा कम गुर्जर और मीणा वोट है। ये राजस्थान की ओवरऑल हिंदू समाज की सामाजिक संरचना है। 10% या 11% करीब मुस्लिम वोटर्स है राजस्थान में। जहां कांग्रेस में राष्ट्रीय स्तर पर नेतृत्व की कमी कांग्रेस के लिए कमजोरी है, वहीं मोदी फैक्टर भाजपा को अतिरिक्त ताकत प्रदान करता है। यहाँ पे 25 सीटें हैं राजस्थान में, और उसमें से अगर मैं करौली, दौसा, नागौर और टोंक को छोड़ दूं तो बाकी सीटों पे मुझे मुकाबला कम से कम दिखाई दे नहीं रहा। क्लियर जो भगवा खेमे को बढ़त है बाकी सीटों पर। चुनाव है तो मुकाबला तो है ही कर, लेकिन मुकाबले का मतलब ये होता है हार जीत के लिए आपको सोचना पड़े, इंतजार करना पड़े परिणाम का। जहाँ परिणाम पहले से स्पष्ट हो वहाँ मुकाबला नहीं कहा जाता। तो अगर मैं इन 4-5 सीटों को छोड़ दूं तो बाकी जगह स्थिति यही है कि परिणाम पहले से सुनिश्चित है, और जिन सीटों पर मुकाबला है भी, जिनके मैंने नाम लिए, वहां पर भी बहुत ज्यादा उम्मीद कांग्रेस और गठबंधन को पालनी नहीं। बाड़मेर सीट बहुत ज्यादा चर्चा में है इस समय। यहाँ से रविंद्र भाटी निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर मैदान में है, राजपूत निर्दलीय प्रत्याशी है, विधायक भी इंडिपेंडेंट विधायक भी चुने गए वहां से। मीडिया में बड़ा हाइप दिया जा रहा है, और ये कहा जा रहा है कि पूरे राजस्थान चुनाव पे इसका इम्पैक्ट होने जा रहा है। क्या वाकई होने जा रहा है? तो एक चीज समझिए, बाड़मेर में आपका करीब 4 लाख, बाड़मेर में करीब आपका 4 लाख जाट वोट और 2.5 लाख राजपूत, 3 लाख के करीब मुस्लिम वोट भी है। तो ये मुस्लिम राजपूत वोट के गठजोड़ के भरोसे वहां पर 2 पार्टियां, रविंद्र सिंह भाटी इसी वोट के भरोसे पे है, और विपक्ष तो है। अब इसमें से कितना वोट रविंद्र भाटी जुटा पाएंगे ये तो 4 तारीख को क्लियर होने जा रहा है। लेकिन एक चीज स्पष्ट है, ये जो दिख रहा है ओवरऑल कि बाड़मेर में ये और वो मीडिया दिखा रहा है, बस अब मुझे बाड़मेर में कुछ नजर नहीं आ रहा है। रविंद्र भाटी दूसरे स्थान के लिए मुकाबले में है। ये संभव है कि अगर उन्हें बहुत अच्छा वोट मिला तो रनर अप रविंद्र भाटी हो। बाड़मेर जीतने भारतीय जनता पार्टी ही जा रही थी। बाड़मेर सीट के लिए मैंने स्पेशली इसलिए कहा क्योंकि चर्चा में है बाड़मेर सीट। फाइनली परिणाम को आंकें 25 सीटों में से कोई एक सीट शायद इधर उधर हो जाए, उम्मीद कम है। उम्मीद यही है कि 25 सीटें भाजपा एक बार फिर जीतने जा रही है। फिर मैं 24 से 25 सीट भाजपा को दूंगा और 0 से 1 सीट कांग्रेस और गठबंधन को। बात पंजाब पे आते हैं। पंजाब राजनीतिक तौर पर बड़ी ही उलझन का शिकार है, और राजनीतिक दल उतनी उलझन का शिकार नहीं है जितना वोटर उलझन की शिकार में इस समय पंजाब में। पंजाब का जो हिंदू मतदाता आज भी अपने बड़े भैया के आगे आशीर्वाद के लिए दंडवत है, और सिख समाज में खासतौर पर जट सिखों में खालिस्तानी सोच जिस तरह से हावी हुई है वो परिणाम पर असर डालती है। खालिस्तानी भावना, खालिस्तानी माइंडसेट बहुत बुरी तरह से पनपा है पंजाब के सिखों।
उसे अस्वीकार कर देने से कि नहीं साहब, भाई भाई, बड़ा भाई, छोटा भाई, चीजें बदलेंगी नहीं, बेहतर है समय रहते उसे स्वीकार किया जाए। पंजाब में थोड़ा सा भोजपुर फैक्टर भी जुड़ गया, भैया फैक्टर। इसका असर भी चुनाव में इस बार कम से कम देखने को आपको मिलेगा। सीटों पर ना मिले, वोटों पर मिलेगा। 13 सीटें हैं। खालिस्तानियों का जो आम आदमी पार्टी से इश्क था वो ब्याह होने के बाद कुछ मध्यम पड़ चुका है। कांग्रेस अपनी रेसिंग स्ट्रिप को घोड़दौड़ जिताने के लिए भरपूर जोर लगा रही है और कुछ प्राकृतिक कारण भी इनके साथ हैं, ये अच्छा है। अकाली दल लगभग हाशिए पे है, या अकाली दल की जगह मैं कहूँ कि जो बादल साहब का कुनबा हाशिए पे है। इस स्थिति में 13 सीटों में से 3 से 4 सीटें एनडीए के पक्ष में आ सकती हैं, भाजपा जीत सकती है। 0 से 2 सीटें अकाली दल के खेमे में जा सकती हैं और 7 से 10 तक सीटें इंडी गठबंधन, इसमें मैंने आम आदमी पार्टी और कांग्रेस दोनों को रख, इनके पल्ले में आ जाएंगे। लेकिन जो बड़े भाई की भूमिका होगी पंजाब में वो कांग्रेस की होगी, आम आदमी पार्टी की नहीं। हरियाणा की बात करते हैं। हरियाणा की कहानी के 2 हिस्से। लंबे समय तक सत्ता और सत्ता से उपजी हनक का सुख भोग चुका जाट समुदाय जो है, वो आज ये बात पचाने को तैयार नहीं है कि नॉन जाट जो जातियां हैं वो मिलकर उन्हें स्थायी विपक्ष बना सकती है राजनीति का। ये उनकी समस्या। लंबा समय हो गया है सत्ता से बाहर रहते, तो हलचल है। दूसरा ताजा हिस्सा यह है कि जो खालिस्तान पार्ट 2, खालिस्तान आंदोलन पार्ट 2 था अभी, उसमें जो जट वोट था या जाट वोट था उससे थोड़ा सा मोड़ा है। उन्होंने देर से सही लेकिन समझा है कि खालिस्तान वाली भावना उन्हें किस तरह से हिंदू समाज से काट रही है और एक छोटे वर्ग पर इसका असर आपको 2024 में देखने को मिलेगा। जाटों को इस बार सीट वितरण में, टिकट वितरण में भाजपा ने प्रतिनिधित्व भी दिया है और इसका असर सुनिश्चित है। एक बहुत छोटा हिस्सा टूट रहा है लेकिन टूट रहा है और वो इस तरफ भगवा खेमे की तरफ आ रहा है। हरियाणा में आपको सोनीपत रोहतक में थोड़ा करीबी मुकाबला देखने को मिल सकता है। बाकी की 8 सीटों पर कोई बहुत ज्यादा गुंजाइश नहीं है। और जहां तक परिणाम की बात है, एक बार फिर से 9 से 10 सीटें भाजपा जीतने जा रही है। अधिकतम 0 से 1 सीट पर इंडी गठबंधन सफलता ले सकता है। उम्मीद इसी बात की है कि 10 की 10 सीटें दोबारा भाजपा के खाते में आने जा रही है। दिल्ली, बाकी हिंदुस्तान को शायद ये लग रहा हो कि जो केजरीवाल प्रकरण चल रहा है उसके चलते दिल्ली के चुनाव पर कुछ प्रभाव पड़ने जा रहा है, लेकिन वास्तव में जमीन पर ऐसी कोई संभावना कहीं दूर दूर तक है नहीं। आपको दिल्ली को थोड़ा सा जानने की जरूरत है, थोड़ा समझने की जरूरत। दिल्ली बड़ा ही बेवफा किस्म का शहर है सत्ता के मामले में। और दिल्ली की एक चीज या दिल्ली का एक फैक्टर आपको किसी ओपिनियन पोल में बताया नहीं गया, उसे समझिए, आपको दिल्ली की पूरी कहानी एक झटके में समझ में आ जाएगी। दिल्ली में जनसंख्या का बदलाव हुआ है, वो झटके में हुआ। इस बदलाव ने दिल्ली की राजनीति को पूरा का पूरा बदल दिया। मैं चांदनी चौक सीट को उदाहरण के तौर पर लेकर के आपको समझाने का प्रयत्न करता हूँ। दिल्ली में 2004 लोकसभा चुनाव जब हुआ तो चांदनी चौक सीट पर करीब 53.4% वोटिंग हुई, कुल वोटिंग, और 1,79,003 वोट कुल वोट पड़ा। ये 2004 में। इसके ठीक 5 साल बाद जब 2009 चुनाव हुआ, उसी चांदनी चौक सीट पे 55.21% वोटिंग हुई, लेकिन वोट कितना पड़ा? 7,80,000 वोट से ज्यादा। 5 साल में चांदनी चौक सीट पे वोटर की संख्या 4 गुनी हो। पूरे हिंदुस्तान की किसी सीट पे ये आपको देखने को नहीं मिली, दिल्ली की सीटें छोड़ के। कैसे हुआ? दिल्ली में इस 5 सालों में भयानक पलायन होकर के आया, खासतौर पर पूर्व से, बिहार से, पूर्वी उत्तर प्रदेश से। और इस पलायन ने दिल्ली की जनसंख्या तो बढ़ाई ही बढ़ाई 4 गुनी की, दिल्ली की डेमोग्राफी भी बदल और इसने दिल्ली का पूरा चुनाव बदल के रख दिया। यही वो है जो आम आदमी पार्टी को विधानसभा तक ले गया। यही वो है जो लगातार दिल्ली में मोदी को सफलता दिलवा रहा है। ये जो भीड़ दिल्ली में बढ़ी है, ये अवसरों की तलाश में आई भी। इसका विचारधारा से कोई लेना देना नहीं। अपने अपने गृह राज्यों में ये किस विचारधारा के थे, वो दिल्ली में आकर कोई मायने नहीं रखते। ये विचारधारा विहीन है। ये सिर्फ निजी प्रॉफिट एंड लॉस को ध्यान में रख के वोट करने वाली भीड़ है और यही भीड़ तय करती है कि परिणाम किधर। हृदयहीन है। केजरीवाल को फांसी पर भी चढ़ा दिया जाए, इस भीड़ को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और 2024 में भी निर्णय इसी भीड़ के हाथ है। दिल्ली अपना परिणाम दोहराने जा रही है जो 2019 में था। 2% तक वोट ऊपर नीचे हो सकता है अलग अलग सीटों पर, लेकिन परिणाम वही का वही रहने वाला है। 7 की 7 सीटें भाजपा जीतने वाली। तो जो 4 राज्यों की 55 सीटें हैं उनकी कहानी यही है। इनमें से 43 से 46 सीटें भारतीय जनता पार्टी के हिस्से में आने जा रही हैं। 7 से 12 सीटें इंडी गठबंधन को मिल सकती हैं। कोई जमा परिणाम ये आने वाला है।
राम बोल।